हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और आज इसकी प्रश्नावली करेंगे 3.3। जी हां, हमने इसकी 3.2 और 3.1 भी कंप्लीट कर लिए, वो भी आप जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं कि इस 3.3 के अंदर क्या चीज नई है जो हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए, छठी और 7वीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख में निरूपित कीजिए। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले हमें एक दंड आलेख दिया हुआ है और यहां पर हमें एक सारणी दी हुई है। अब इस सारणी में हमें यहाँ पे मनपसंद रंग दिए हैं, लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। जैसे मतलब 43 विद्यार्थी जो लाल रंग पसंद करते हैं, 19 विद्यार्थी जो हरा रंग पसंद करते हैं, 55 विद्यार्थी जो नीला रंग पसंद करते हैं, और 49 विद्यार्थी ऐसे जो पीला रंग पसंद करते हैं, और 34 विद्यार्थी ऐसे जो नारंगी रंग पसंद करते हैं। यहां पर हमें उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हमें यहां पर उनके आंसर देना है। लेकिन सबसे पहले हमें उनका एक ग्राफ बनाना है। यहां आपके सामने ग्राफ है। अब ग्राफ में सबसे पहले जरूरी क्या होता है? जरूरी होता है आपकी ये जो है इकाई। इकाई का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्केल। क्या होता है? जैसे यहां पर एक इकाई 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी का मतलब जैसे ये है, यहां से लेकर यहां तक का गैप 10 है, यहां से लेकर यहां तक का गैप क्या है? 10 है, और यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना है? 10 है। तो ऐसे मिलाकर आपका ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहां पर ये स्केल है। उसके बाद यहां पर स्टार्ट होता है आपका क्या? विद्यार्थी से लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग और नारंगी रंग। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? लाल रंग पसंद करने वाले 43 है, मतलब 43 बच्चे हैं। तो यहां पर 40 और 50 के बीच में यहां होता है करेक्ट 45। अब 45 और 40 के बीच में 43 यहां आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है लाल रंग पसंद करने वाले, हरा रंग पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 19। तो देखो, हरा रंग पसंद करने वाले, देखो 10 और 20 के बीच में 10 का गैप है, तो जो 19 है वो 20 से थोड़ा सा नीचे होगा, जो कि यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग इसको ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपको ये चीज बहुत एग्जैक्टली समझ में भी आएगी और आप उसको बिल्कुल ठीक से देखकर बनाओगे भी, है ना। जैसे नीला रंग पसंद कर रहे 55 विद्यार्थी, तो नीला रंग कहां पर है? ये रहा नीला। अब देखिए 60 और 50 के जस्ट बीच में 55 है, तो यहां पर देखिए 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नीला रंग पसंद कर रहे हैं, और पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थी 49 है। तो देखिए 49 कहां आएगा? 40 और 50 के जस्ट नीचे यहां पर आ जाएगा 49। उसके बाद जो नारंगी है वो है 34, तो नारंगी वाले 34 कहां रहे? ये रहे आपके 30 और 40 के बीच में 35 से थोड़ा सा नीचे ये आ जाएंगे 34, जो है नारंगी कलर पसंद करने वाले। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने कहां से देखी? ग्राफ में। लेकिन आपको ये ग्राफ बनाना भी पड़ेगा, और बनाने के बाद इस ग्राफ में जो जो इंफॉर्मेशन यहां पर हमें इस टेबल में दी है वो सारी हमें फिल भी करना पड़ेगी, जो हम आगे क्वेश्चनों में करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? इस दंड आलेख की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है और कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया जाता है? ग्राफ में आपको देखकर क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद किया जाता है? नीला, और सबसे कम हरा। तो यहां पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो हमने आंसर दिया कि भाई सबसे ज्यादा नीला रंग पसंद किया जाता है, और सबसे कम पसंद कौन सा रंग किया जाता है? वो है हरा। तो हमने काय में से आंसर दिया? अपने ग्राफ में से देखकर। तो बस यही क्वेश्चंस हैं जिनको हमको अपने ग्राफ में से देखकर देना है उत्तर। इसके अंदर ना तो हमें कोई फॉर्मूला याद करना है, ना तो हमको उसके अंदर कोई चीजें मतलब एक्स्ट्रा मन से ऐड करना है। बस जो दिया है उसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है और उसके ही दिए हुए उत्तरों को हमको देना है, बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कुल कितने रंग हैं? ठीक है, कुल कितने रंग हैं? तो भाई देखिए, अब यहां पर हमें बताना है कुल कितने रंग हैं। तो रंग कितने हैं? हमें कितने रंग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 रंग हैं। वे क्या हैं?
तो लाल है, हरा है, नीला है, पीला और नारंगी है। तो यहां पर हमने उनके रंग भी दे दिए और कुल कितने रंग हैं यहां पे भी हमने बता दिया, लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, और उसके बाद वे क्या हैं तो उनके नाम भी लिख दिए। तो यहां पर होता है इसका जैसे क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है जो यहां पर खत्म हुआ। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हमें यहां पर सॉल्व करने के लिए दिया है। अगला दिया है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, कुल अंकों को दर्शाते हैं, इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए वही बात है कि यहां पर एक दंड आलेख बनाया है और यहां पर जो विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांक दिए हुए हैं। जैसे अजय ने 450, बाली ने 500, दीप्ति ने 300, फयाज ने 360, है ना, नारंगी और 400 और हरी 540। यहां पे नाम दिए हुए हैं और नाम के अकॉर्डिंग जैसे यहां पर स्केल लिखा है कि एक स्केल यहां पर 100 अंक का है, जैसे 0 से लेकर 100 से 200 सारे ही अंक दिए हुए हैं। अब जैसे अजय के कितने हैं 450, तो 450 कितना आएगा, 400 और 500 के बीच में 450 आएगा। बाली के आएंगे तो बाली के 500 हैं, है ना, दीप्ति के कितने हैं, दीप्ति के 300 हैं, फैजान के 360 है, तो 360 किसके बीच में आएगा, 350 और 400 के बीच में, है ना, नारंगी 400, हरी कितनी हो गई 400 540, तो 540 कहाँ आएगा भाई, 540 आपका यहां पर 500 और 600 के बीच में, 550 के थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह के यहां पर हमें क्वेश्चन दिए हैं और जिनका हमें आलेख बनाने को अगर आता है तो ग्राफ पेपर पे हम लोग बहुत अच्छे से इसका आलेख बना सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको पढ़ के हमें किस तरह के आंसर्स को देना है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो ग्राफ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना इसमें हमें 2 इंफॉर्मेशन एक साथ देना होती है। कैसे, देखिए गणित की अध्यापिका ये जानना चाहती हैं कि तिमाही परीक्षा के बाद उनके द्वारा पढ़ाई में अपनाई गई नई तकनीक का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। वह सबसे कमजोर 5 बच्चों द्वारा तिमाही परीक्षा और 6माही परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को लेती हैं, जो इस प्रकार है। मतलब क्वेश्चन को समझना कि भाई एक जो मैडम है वो कुछ बच्चों को अपने साथ उनने लिया कि जो कमजोर हैं, तो उनने तिमाही परीक्षा उनकी ली और देखा कि भाई जब मैंने इनको दोबारा से पढ़ाया और फिर से परीक्षा ली तो मेरे पुराने मार्क्स और अब जो पढ़ाया उसमें मार्क्स में बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट आया ये मुझे बताना है। मतलब एक ही ग्राफ में मुझे दोनों इंफॉर्मेशन को देना है। जैसे तिमाही में जो है आशीष के पहले 10 मार्क्स आए, फिर 6माही में 15 आए, तिमाही में अरुण के 15 मार्क्स आए, 6माही में 18 आए, कविता के 12 आए, 16 आए, माया के 20 आए, इसमें 21 आए, रीता के 9 आए थे, इसमें 15 आए। ठीक है, अब मुझे इसके ग्राफ बनाना है। जैसे आशीष के यहां पर जो खाली वाला बॉक्स है, खाली वाला ग्राफ है वो तिमाही बता रहा है और ये जो बता रहा है भरा वाला वो 6माही बता रहा है। जाहिर सी बात है कि जो तिमाही की जो परीक्षा होती है वो क्वार्टरली एग्जाम कहते हैं और 6माही को हाफ ईयरली एग्जाम्स कहते हैं। तो यहां पर जो तिमाही की परीक्षा के बाद मतलब क्या हुआ भाई, तिमाही की परीक्षा में रिजल्ट नहीं आया तो उनने क्या करा, कुल बच्चों को ले लिया। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चों को ले लिया और उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर उसके बाद जब 6माही परीक्षा आई तो 6माही परीक्षा में उनने परफॉर्मेंस अच्छा किया कि नहीं किया, तो यहां पर दिख रहा है कि भाई जाहिर सी बात है कि इसके तिमाही में 10 थे, अब 15 हो गए, अरुण के 15 थे तो 18 हो गए, इसके 12 थे तो 16 हो गए, इसके 20 थे तो 21 हो गए, इसके 9 थे तो 15 हो गए। तो बस अब मुझे इसको ग्राफ में बताना है कि भाई देखिए आशीष की जो तिमाही परीक्षा में नंबर 10 थे अब कितने हो गए, 15 हो गए। अरुण के कितने थे, अरुण के 15 थे, अब कितने हो गए, 18 हो गए। कविता के कितने थे, मतलब आपने देखा है ये जो भरा वाला ग्राफ है वो आपको हमेशा बड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की 6माही परीक्षा में स्थिति सुधर गई और बच्चों ने परफॉर्म अच्छा किया। ठीक है, तो ये जितना भी आपको ये वो डार्क वाले ग्राफ दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा दिखा। तो यहां पर यही हमें क्वेश्चन में दिया था और अगर इससे रिलेटेड हमको कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनका आंसर भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो ये ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसमें 1 इकाई काय की है,
5 अंक की है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और उसके बाद यहां पे विद्यार्थियों की संख्या जो लिखी है, आशीष, अरुण, कविता, माया और रीता, यहां पर दिया हुआ है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर अब आया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दंड आलेख का प्रयोग कीजिए, है ना। अब यहां पर दंड आलेख है, अब मैं उसका यहां पर प्रयोग करूंगा और आंसर दूंगा। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? देखिए यहां पर आपको दंड आलेख को देखकर लिख रहा होगा कि कौन सा जानवर अधिक लोकप्रिय है, तो सबसे लोकप्रियता किसकी है? बिल्ली की। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? ये देखिए, ये ग्राफ आपको सबसे ऊंचा दिख रहा है ना, तो कौन से आए? बिल्ली। तो हम लिखेंगे यहां पर बिल्ली। ठीक है। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है भाई? 8 विद्यार्थियों का। ठीक है, तो 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु, 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है? कुत्ता है। तो यहां पर हमने मतलब यहां पर यह बताया हुआ है कि विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु, तो विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा पशु कौन सा पाल के रखा है? बिल्ली पाल के रखी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे डॉग है, सबसे कम उनने जो है वो खरगोश पाल के रखे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे अपने आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहां पर आपको एक दंड आलेख दिया है, और उस दंड आलेख में आपको दिया है पुस्तकों की संख्या, और उसके बाद यहां पे दिया है स्केल, मतलब एक इकाई, मतलब 100 पुस्तकें। यहां पे एक इकाई जो है वो 100 पुस्तकें आपको बता रही है। ये स्केल जरूरी होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हम लोग जो है इसके अनुसार ही हम अपने दंडों को बनाते हैं। और यहां पर कुछ हमें सन दिए हुए हैं, मतलब कुछ वर्ष दिए हुए हैं, और उस वर्षों में बताया है कि भाई मतलब पुस्तकों की संख्या, मतलब 1989 में पुस्तकों की संख्या, 1990 में पुस्तकों की संख्या, 1991 में, 1992 में, 1993 में जो पुस्तकों की जो संख्या है वो हमको यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर करेंगे क्या, यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दंडों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची? तो चलिए पहले क्वेश्चन का जब मैं उत्तर देता हूं, पहला का मैं उत्तर देता हूं, तो वर्ष 1989, ठीक है, तो वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकें कितनी थी? तो 1989 में बेची गई पुस्तकें ये रही आपकी, ये देखिए 100 से यहां पे हो जाता है ये 150, कितना हो जाता है ये? 150। तो 150 से ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये कितना चला जाएगा? 180। आया समझ में? 180 करीब आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोला है? 1990 में, वर्ष 1990 में, तो 1990 में कितनी? तो ये 1990 ये है आपका 450, ठीक है, और आपका दंड कहां आ रहा है? इधर आ रहा है। ठीक है, तो 450 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब हम कह सकते हैं ये 450 से ऊपर 475, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद यहां पर जो अगला जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये यहां से दंड आपका ये आया, ये तो ये जो है आपका 475 के आसपास चला गया, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक का जो है वो आपका 450 है, बीच में ठीक 450 है, तो हमारा दंड 450 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया तो 475 के आसपास चला गया। और उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे वर्ष 1992, वर्ष 1992, तो यहां पर 1992 की अगर मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको बिल्कुल ठीक बना लीजिए, वर्ष 1992 की मैं बात कर रहा हूं, तो वर्ष 1992 में देखिए 1992, ये देखिए ये आया, ये तो 1992 की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारा दंड बिल्कुल यहां से अगर मैं इसको देखूंगा, ये है ना, तो यहां पर जो आएगा, जो मतलब यहां से मैं सीधे देखूंगा तो यहां से तक हो जाता है कितना? 250, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चनों में हमको जो पूछा हुआ है कि भाई यहां पर
यहां पर जो हमको पूछा हुआ है वो क्या पूछा है कि भाई 1989, 1990, 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची। तो हमारी 1989 में तो 180 आ गई, 1990 में 475 आ गई, और उसके बाद देखिए जब हम 1992 की बात करेंगे तो ये तो पूरा कंप्लीट होता है, ये बीचों बीच हो जाता है 250। ठीक है, बीचों बीच हो जाता है 250, पर ये 250 से नीचे आ रहा है, ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मतलब 250 से नीचे, तो ये 225 के आसपास चला गया। ठीक है, जब आप उसमें से देखेंगे क्लियर तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी, और आप अपने दंड को भी बिल्कुल अच्छे से ग्राफ में अगर देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन का तो उत्तर हो गया। दूसरा क्या था, किस वर्ष में लगभग 275 पुस्तकें बेची, है ना, किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई। तो चलिए दूसरे पे आते हैं, तो किस वर्ष में 275 पुस्तकें बेची गई, तो 475, तो 475 कौन से वर्ष में बेची गई, वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में 475 किताबें बेची गई। और वर्ष 225 में कितनी किताबें बेची गई, तो वर्ष 225 में, वर्ष 225 किताब 1992 वर्ष में कितनी पुस्तकें, 225 पुस्तकें बेची गई। तो ये ऊपर और नीचे का जो आंसर है वो लगभग बिल्कुल सेम ही है। ठीक है ना, वो कहीं कहीं आपको ऐसा भी दे देते हैं कि भाई ये दंड आलेख है, अगर आपको क्लियरली उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे से भी कहीं ना कहीं आंसर आपको अपनी बुक में ही दिए रहते हैं, ताकि आप समझ जाएं कि भाई ये एग्जैक्टली कितना है। लेकिन जब आप इस दंड आलेख को बकायदा पूरा स्केल से देखेंगे, और यहां पर स्केल से देखने के बाद जब आप उसकी बारीक बारीक लाइनों को पढ़ेंगे तो आपका एग्जैक्टली वो बताएगा। ठीक है ना, अब आया है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। अब देखिए 250 से कम कौन से वर्ष में बेची गई, तो 250 तो कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। अब 250 जो है तो हम बता सकते हैं कि 250 जो है एक तो 1989 में और एक 1992 में 250 से कम बुक बेची गई। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे हमारा तीसरे का जो उत्तर लिखेंगे, तो तीसरे का उत्तर हम कहां लिख सकते हैं, तीसरे का उत्तर आप यही लिख दीजिए कि वर्ष 1989 और 1992 में, 1989 और वर्ष 1992 में 2000, मतलब यहां पर 250 से कम पुस्तकें बेची गई। देखिए यहां पर जितनी भी बुकें बिक्री थी वो सब 250 से ऊपर थी, मतलब हमारा 1990 में, 1991 में और 1993 में हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन ये 1989 और 1992 में ये 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें हमारी किताबें 250 से कम बिकी। तो आया समझ में, यही ग्राफ में से पूरा पढ़ के हमको आंसर देना है। अगला क्या था, अगला था क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो हम आकलन किस प्रकार करेंगे कि भाई 1989 की अगर हम बात करेंगे तो 1989 में जो किताबें बेची गई, ठीक है, वो कितनी बेची गई, वो बेची गई 1989 में जो किताबें बेची गई वो 180 बेची गई। वो हमने काय में से देखा, हम आकलन लगा सकते हैं अपने ग्राफ को देखकर, है ना, हमारा ग्राफ जो है उसमें से देखकर हम आकलन कर सकते हैं कि भाई वर्ष 1989 में किताबों की जो बेचने की जो संख्या है वो कितनी है, 180 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों की आकलन किस प्रकार करेंगे। तो भाई हम पुस्तकों का आकलन अपने दंड आलेख में से देख के करेंगे, क्योंकि दंड आलेख में यह बताया है कि भाई वर्ष 1989 में जो किताबों का जो ग्राफ है वो कहां पर है, 180 का है, मतलब वर्ष 1989 में 180 किताबें बेची गई। तो बस इसके अंदर हमें यही लिखना था, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं देना था। तो ये यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है और क्या क्या चीजें हैं जो हमको क्वेश्चन तीसरे से करने को मिलेंगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे और देखते हैं। यहां पर दिया है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहां से हमको देख के समझ में आ रहा है कि हमको एक दंड आलेख बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप किस स्केल चुनेंगे, क्या स्केल चुनेंगे। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी देना है,
किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और किस कक्षा में न्यूनतम है, यह भी हमको देखकर बताना पड़ेगा। दूसरी बात, कक्षा छठी के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात मुझे बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक दंडालेख बनाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा, ठीक है। तो चलिए दंडालेख बनाने के लिए हम यहां पर एक प्लेन पेपर का यूज करेंगे। अब यहां पर दंडालेख में हम ले लेंगे, दंडालेख बनाने के लिए ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा है x एक्सिस, है ना। इसको कहते हैं y अक्ष, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये है x जिसको कहते हैं क्षैतिज, ठीक है। हमारे जो y अक्ष पे जो आएगा वो क्या आएगा, y अक्ष पे जो आएगा वो आएगा विद्यार्थियों की संख्या। यहां क्या आएगा, विद्यार्थियों की संख्या। यहां हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। यहां पे हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या और यहां हम बताएंगे कक्षा, ठीक है। यहां हम बताएंगे कक्षा। तो चलिए यहां पर हमारी 5वीं कक्षा है, 5वीं से लेकर हमको बताना है 10वीं तक। तो 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं भी है। यहां पर हमें बताना है 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। यहां पर हमें क्लास बताना है, कक्षा बताना है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, ये अक्ष बता रहा है कक्षा, ठीक है। ये अक्ष बता रहा है कक्षा। अब चलिए, अब आती है स्केल चुनने की बारी। तो स्केल चुनने की बारी ये होती है कि आपका देखो सारा जो आंकड़ा आ रहा है वो काय का आ रहा है, वो आ रहा है जैसे हम इसमें आराम से अपना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जा सकते हैं। तो चलिए हम स्केल चुनते हैं इसके अंदर। मतलब यहां पर मेरा एक जो है, मतलब एक इकाई मेरी 100 स्टूडेंट्स मेरी बता रही है, मतलब एक इकाई बराबर 100 विद्यार्थियों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं एक इकाई बराबर 100 छात्र, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए अब यहां पे लिखते हैं एक इकाई बराबर 10 छात्र, 10, 20, 30, एक इकाई बराबर 10 छात्र कर देते हैं, ठीक है। 10 छात्र है, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, थोड़ा सा और पास करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारा जो आलेख है वो थोड़ा सा, मतलब हमारे जो नंबर गए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं, इसलिए हमको ये लेना पड़ेगा। हमारे जो नंबर गए हुए हैं ना, वो कहां तक गए हुए हैं मैं बता देता हूं। नंबर हमारे गए 135 तक, तो कम से कम मुझे 140 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, है ना, 140 तक जाने के लिए हम लोग यहां पे लेते हैं, यहां से ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। ये हमारी एक स्केल बन गई। यहां पर हमें विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है, ये विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है, और ये बता रहा है 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 5वीं। कक्षा 5वीं में 135 विद्यार्थी हैं। तो 135 मतलब 135 कहां आएगा, 140 और 130 के बीच में 135 इधर आएगा। तो चलिए यहां पर मेरे ग्राफ थोड़े से टेढ़े बन सकते हैं, पर आप उसको अवॉइड करना
क्यों? क्योंकि भाई मैं अभी बोर्ड पे बना रहा हूं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि 135 आपका ये रहा, ये 135 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव कर दो। कैसे? ये आपने इसको थोड़ा सा बढ़िया कर दिया तो आपका ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। इसके अंदर आप लोग कलर भी भर सकते हो, अलग अलग कलर कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में कि भाई हाँ भाई सर ने कुछ नई चीजें हमको बताई। अलग अलग ग्राफ को आप करोगे तो आपका ग्राफ बहुत प्यारा बनेगा और आपको समझ में भी आएगा कि हाँ भाई ग्राफ इस तरह से बनाए जाते हैं और अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव चीजें से बनाओ आपके ग्राफ तो आपको अच्छा लगेगा करना। तो ये कितना है? 350। चलिए आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है छठी 120 है। देखिए छठी 120 है तो 120 अगर मैं बात करता हूं तो मेरे जो 120 जो आएगा ना वो किधर आएगा? देखिए ये तो हो जाता है 150, ये हो जाता है 150, है ना, मतलब 100 और 100, हाँ सॉरी, ये हो जाता है 100 और 110 के बीच में, 100 और 110 के बीच में ये कितना आ जाएगा? 105। लेकिन मुझे कितना बताना है? मुझे बताना है 120। तो 120 कहां है? 120 तो क्लियर ही लिख रहा है ना भैया, ये रहा 120, देखो 120 ही है ना, तो 120 तो क्लियर ये रहा, तो 120 ये रहा क्लियर। तो चलिए 120 पे बना देते हैं हम, ये रहा 120, ये 120 पे। अब 120 मैंने बनाया, अब इसको भी थोड़ा सा आप अच्छा कर दीजिए ताकि आपका ग्राफ थोड़ा बढ़िया लगेगा, है ना। इसको आप इससे कर दीजिए। तो मैं आपको इसलिए ये आर्ट करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग के अंदर भी थोड़ी सी कलाकारी आए। ये एक्टिविटी में आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हो कि भाई हाँ एक्टिविटी है आपकी, तो आपने उसको बहुत अच्छे से बताया, कलरफुल बताया, ताकि आपको भी इनको करने में मजा आएगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ना एक बहुत सिंपल ले लेते हैं, लेकिन ये चैप्टर इतना अच्छा है कि आपको ये पूरे पूरे मार्क्स दिलवाएगा, बढ़िया पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 120 हो गया। चलिए ये हो गया आपका 120। अगला क्या है? अगला है सातवीं 95 है। तो सातवीं 95, तो 95 देखिए कहां आता है? 95 आपका आता है 100 और 90 और 100 के बीच में। तो यहां से आप ये सीधी लाइन उठा लो तो ये सातवीं आ जाएगी आपकी, इधर ये सातवीं आ जाएगी। ये रहा आपका ग्राफ सातवीं का, ठीक है। ये आपका सातवीं का ग्राफ आ गया। तो अब आप सातवीं के ग्राफ है तो आप एक काम करो, इसको इसी कलर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। काला कलर भी कभी कभी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, बढ़िया होता है, नज़र नहीं लगती काले कलर से आपके गणित को, तो इसमें आपको भी गणित को नज़र नहीं लगेगी, आप अच्छे से मैथ्स करोगे, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया? 95 का हो गया। कौन सा हो गया 95 का? चलिए ये हो गया 95 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 8वीं 100 है। 8वीं 100 है। चलिए 8वीं की बात कर रहा हूं तो ये तो पूरा 100 ही है, तो ये हमारा 95 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये 95 से ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 100, ठीक है। अब इसको आप अलग कलर से कर दीजिए बढ़िया, ताकि अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन कलर से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो ग्राफ कर रहे हैं वो अलग अलग ढंग से, अलग अलग अट्रैक्टिव में आपको बना रहा हूं ताकि आपका ग्राफ बहुत अच्छा भी दिखे और आपको करने में मजा भी आए ग्राफ को। तो यहां पर आपका है, ये कितना है? ये 100 है, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, दिखने में ही थोड़ा सुंदर लग रहा है आपका ग्राफ, और किस तरह से हम लोग अपना ग्राफ बना रहे हैं। तो यहां पर एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब 9वीं और 10वीं और क्लास बची है, तो 9वीं और 10वीं के लिए 9वीं है आपकी 90 और 10वीं आपकी 80। तो 9वीं है 90, तो 90 के लिए देखिए ये है 90, तो 90 के लिए ये रहा 90। अगर सीधे देखेंगे तो ये रहा 90, ये है 90, और 90 के बाद 80, ये रहा 80। 80 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये रहा 80। तो इसको आप अपने अलग कलर से कर लीजिए। कौन सा कलर लेना है आपको? चलिए आप इसके अंदर आप ये वाला कलर ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, सेम कलर हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये है हमारा 90, ठीक है, ये 90 वाला कलर है। तो 90 के कलर में मैंने ऐसा कर दिया, ये चेक्स बना दिए बढ़िया, और यहाँ पर हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा हो गया 90 का। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये 80 के लिए जो है हमारा
80 के लिए हम बना लेते हैं, तो यहां पर ये 80 के लिए हो जाएगा, ये रहा 80 के लिए, तो ये 80 के लिए कलर मैंने ले लिया, ये 80 के लिए कलर हो गया। तो यहां पर हमने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लिया। ग्राफ मेरा काफी बढ़िया दिख रहा है, कोशिश मैंने बहुत अच्छी करी है ग्राफ को बताने की। तो ये ग्राफ आपके सामने हो गया, और उसके बाद आपने देखा 5वीं का 350 है, 6ठी का 120 है, 7वीं का 95 है, 8वीं का हमारा 100 है, 9वीं का 90 है और 10वीं का 80 है। अब पूछा है इसके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और किस कक्षा में न्यूनतम है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा, हम अगर इसकी बात करते हैं, किसकी, ए की, ठीक है, ए की बात करते हैं, तो ए में क्या होगा, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। तो हम लिखेंगे कक्षा 5वीं में, कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, ठीक है। और किस कक्षा में न्यूनतम है ना, और कक्षा 10वीं में, और कक्षा 10वीं में न्यूनतम है, कक्षा 10वीं में न्यूनतम है। उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें अगला क्वेश्चन दिया कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का, ठीक है। कक्षा 6 के विद्यार्थी क्या है, कक्षा 6 के विद्यार्थी 120 है, ठीक है। कक्षा 6 के विद्यार्थी और कक्षा 8 के विद्यार्थी, तो कक्षा 8 के विद्यार्थी, ये है कक्षा 8 के विद्यार्थी, इनमें मुझे क्या बताना है, कक्षा 6 के विद्यार्थी और कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात बताना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, और आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो अनुपात कितना आ गया, 6:5। तो देखा आप लोगों ने, हमने किस तरह से अपने क्वेश्चनों का आंसर दिया। आप किस स्केल पे इसको चुनेंगे, तो हमने लिखिया एक इकाई हमारी जो है, एक इकाई जो है वो बराबर 10 विद्यार्थी है, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो दिए हैं, तो हमारा ये रहा ग्राफ, हमने ग्राफ भी बनाया, हमने ग्राफ बनाने के बाद अपने क्वेश्चनों के उत्तर भी दिए, और इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहां पे भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा है कौन से, सबसे ज्यादा आपको 5वीं के विद्यार्थी दिख रहे हैं और सबसे कम आपको 10वीं के विद्यार्थी दिख रहे हैं, जो कि हमने अपने आंसर में से दिया। दूसरा बताना था कि भाई 120 मतलब कक्षा 6ठी और 8वीं के विद्यार्थियों के बीच में क्या रेशो था, मतलब क्या अनुपात था, तो वो अनुपात भी हमने निकाल के दिखा दिया, जो कि आपके सामने है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको हमने सॉल्व किया। आप लोग भी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और इसके अंदर हमें यह बताया है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में, उसके प्रथम सत्र में ये नंबर दिए हुए हैं और द्वितीय सत्र में ये नंबर दिए हुए हैं। तो आपको यह बताना है कि प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस मुझे बताना है, और उसमें नीचे दिए हुए क्वेश्चन के उत्तर को मुझे बताना है। तो सबसे पहला काम होता है मुझे इसका दंड आलेख बनाना। तो चलिए आते हैं और दंड आलेख बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था, लेकिन इसके अंदर दोहरा दंड आलेख बनेगा, और इसके अंदर मैं क्या स्केल लूंगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते। देखिए हमारा यहां पे मैक्सिमम यहां पे हमारा 95 है, तो हम लोग अपना जो ग्राफ है उसको कहां तक ले जाएंगे, 100 तक ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर सबसे पहले हम यहां पर अपनी जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसको ले लेते हैं। तो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ये है एक्स, ठीक है ना। दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो चलिए सबसे पहली बात यहां पर स्केल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हो गया 100, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर मैं बताऊंगा क्या, यहां पर बताऊंगा प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, ठीक है। यहां पे हम बताएंगे अंक, अधिकतम अंक, ठीक है ना। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र अधिकतम अंक, ठीक है। और ये वाला मैं बताऊंगा यहां पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, ठीक है। यहां बताऊंगा मैं विषय, तो यहां पे बताऊंगा अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यहां पर हम बता रहे हैं विषय, ठीक है। और यहां पे प्रथम और द्वितीय सत्र, प्रथम द्वितीय सत्र, ठीक है। ये वाला प्रथम और द्वितीय सत्र बता रहा है। अब चूंकि हमको यहां पर दोहरा दंड आलेख बनाना है, तो दोहरे दंड आलेख के लिए सबसे पहले मैं पहला वाला जो दंड आलेख है, मतलब प्रथम सत्र के लिए बनाता हूं, तो अंग्रेजी में 72 है और अंग्रेजी में 67 है और हिंदी में 72 है। और हां, यहां पर मैं ले रहा हूं कि मेरा जो एक इकाई है वो मुझे बता रहा है 10 अंक की, मतलब एक इकाई बता रहा है 10 अंक की, तो ठीक है। तो यहां पर हम लोग उसको ले लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अंग्रेजी जो है वो 67 है, तो अंग्रेजी जो 67 है, तो देखिए यहां पर 60 और 70 के बीच में आता है 65, 65 से ऊपर जाएगा थोड़ा सा 67, तो यहां पर आ जाएगा 67, यह आ जाएगा 67, ठीक है। ये आ गया 67। अब उसके बाद यहां पर जो अगला है वो क्या है, हिंदी 72, हिंदी 72। तो देखिए ये 70, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर 72 हिंदी, थोड़ा सा ऊपर ले लो 72 हिंदी, तो ये 72 हिंदी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, ऐसा लग रहा है बहुत खाते पीते लग रहे हैं। ये 72 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहां पे गणित 88 है, तो 88, ये है 85, 85 के थोड़ा सा ऊपर यहां पर रहेगा 88, तो चलिए 88 यहां पर बनाते हैं। यहां पर हमारा 88 जाएगा, ये 88 जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, जैसे ये था 67, तो हमने इसको लिख दिया यहां पे 67, यहां था 72, तो यहां हमारा 72 है, और यहां था हमारा 88, तो यहां हमने 88 लिख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है 81, विज्ञान है 81, तो विज्ञान 81 मतलब 80 से थोड़ा सा 81 इधर, तो इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये रहा 81, ये 81, ठीक है ना। 81 हो गया। उसके बाद यहां पर है सामाजिक विज्ञान 73, सामाजिक विज्ञान है 73, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर 75 है रहा, उससे थोड़ा नीचे, तो ये 72 से थोड़ा सा ऊपर, 72 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और इधर ले लीजिए, ये हो गया। तो ये 88 के बाद गया कितना, 81 और 73, तो ये है 81 और ये 73। चलिए, है ना। अब ये जो ग्राफ है ये आपके हैं पहले सत्र के, इसको थोड़ा सा बढ़िया कर देता हूं ताकि जब हम बनाएंगे इसके अगले वाले तो वो भी थोड़े से अच्छे दिखें। तो यहां पर मैं इनको भी बढ़िया कर देता हूं ताकि थोड़े अच्छे दिखेंगे और बढ़िया दिखेंगे। तो ये हमारे सत्र बता रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख भी दूंगा कि जो ब्लैक वाले हैं वो हमारा प्रथम सत्र बता रहे हैं,
तो यहां पर अभी मैं लिख देता हूं कि ब्लैक वाला जो है वो प्रथम सत्र है और जो अगला कलर लूंगा वो हमारा द्वितीय सत्र बताएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे ग्राफ तैयार हो रहे हैं। आप लोग भी अपने ग्राफों को इस तरह से रेडी करिए ताकि वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं हमारे ग्राफ। तो ये हमारे ग्राफ बन गए, ठीक है ना। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है द्वितीय सत्र। द्वितीय सत्र में अंग्रेजी में थे 70, तो चलिए द्वितीय सत्र में थे अंग्रेजी में 70, चलिए अंग्रेजी में 70 थे, तो ये रहा 70, तो चलिए यहां से ले लेते हैं हम लोग 70, ये अंग्रेजी में, तो ये द्वितीय सत्र में अंग्रेजी में होगा 70, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं हम 70, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हिंदी में थे 65, हिंदी में थे पहले 72, अब हो गए 65, तो 65 मतलब यहां पर जस्ट इसके पास में, तो ये 65, ये 65 हो जाएगा, ये है 65 हमारा 65, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कहां का, नेक्स्ट है गणित, गणित है 80, अब 95, तो 95 कहां जाएगा, यहां पर, ये हो जाए 95 सबसे ऊपर, 95 ये रहा 95, तो 95 ये रहा, यहां 95 लिख दिया, ये 95। ये हमारे दोहरे दंड आलेख हैं जो कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैंने यहां पर किस तरह से बनाए हैं और थोड़े से अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं यहां पर देखने में, कि आपको भी समझ में आ रहा है कि जो रेड वाले हैं वो हमारे द्वितीय सत्र है और जो ब्लैक वाले हैं वो पहला सत्र है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है विज्ञान 85, तो विज्ञान 85 है, तो 85 मतलब ये यहां आ जाएगा 85, ये 85, ये 85, इसको भी थोड़ा अच्छा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 85। चलिए अगला है, लास्ट वाला है सामाजिक विज्ञान, ये 75, सामाजिक विज्ञान 75, तो 75 ये यहां से गया, ये 75, 73 से थोड़ा सा ऊपर ही चला गया 75, तो ये हो गया 75। अब आपको यहां पर सारे ग्राफिक जो दोहरे दंड आलेख हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि यहां पर जो रेड कलर है, जो रेड कलर है वो बता रहा है द्वितीय सत्र, ये बता रहा है द्वितीय सत्र, ठीक है, ये बता रहा है द्वितीय सत्र। और अगर मैं यहां पे ब्लैक की बात करूं तो जो ब्लैक बता रहा है वो बता रहा है प्रथम सत्र, ब्लैक जो बता रहा है वो बता रहा है प्रथम सत्र। क्लियर है ये चीज, अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये दोनों सत्र बता रहे हैं, रेड वाला है द्वितीय सत्र और ब्लैक वाला है प्रथम सत्र। ये हमारा दोहरा दंड आलेख बन गया। अब आपको यहां पर डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे कि किसका कितना ज्यादा डिफरेंस है, किसमें कितना ज्यादा सुधार हुआ और किसमें कम सुधार हुआ और किसमें सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना। तो यहां पर हमें अब आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर या तो हम अपने ग्राफ में से देखकर दे सकते हैं या हमें जो पीछे जो दिया हुआ था इसमें से भी देख के दे सकते हैं। पहला क्या है, किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार किया, तो देखो आपको सबसे अच्छे सुधार किसमें दिख रहा है, गणित में दिख रहा है ना। देखो गणित में 88 था, डायरेक्ट सुधार चला गया 95, तो आपको सबसे अच्छा सुधार कहां में दिख रहा है, गणित में दिख रहा है ना। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, गणित में, गणित में, ठीक है, गणित में सबसे अच्छा सुधार है। दूसरा क्या है, किस विषय में सुधार सबसे कम है। अब किस विषय में सुधार सबसे कम है, तो चलिए देखिए, सुधार सबसे कम हमारा है ये सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में 73 था, द्वितीय सत्र में 75 ही है, तो ज्यादा सुधार नहीं है, कम ही सुधार है। तो हम लिखेंगे सामाजिक विज्ञान में, यहां क्या लिखेंगे, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में जो है वो सुधार क्या है, थोड़ा सा कम है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा। अब देखिए कौन से ग्राफ में आपको प्रदर्शन कम दिख रहा है ना। आपको कौन से ग्राफ में, देखो मेरे को ग्राफ में दिख रहा है हिंदी में। देखो हिंदी में प्रथम सत्र में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन द्वितीय सत्र में यह प्रदर्शन कम हो गया। तो मेरा अगला क्या आ जाएगा,
हिंदी। अगला उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रदर्शन क्या हुआ? वो कम गिरा। आया समझ में? तो मतलब हमने अपने दंड आलेख को देखा, दंड आलेख को देखने के बाद हमने उसके उत्तरों का आंसर दिया, मतलब हमने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, और उसके बाद हमने यहां पर सारे ग्राफ में से देखकर आंसर करे, और ये रहा आपके सामने द्विदंड आलेख। अभी तो देखो मैंने बोर्ड पे बनाया है तो फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको अपनी कॉपी में बनाओगे, मतलब एक ग्राफ पेपर बनाओगे, तो ये बहुत प्यारा लगेगा, और आप भी उसको ऐसे ही अट्रैक्टिव बनाना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक करता है ना, तो बच्चों की आर्ट देखकर ही उसका मन खुश हो जाता है, तो लगता है कि नहीं यार इसको तो मार्क्स दे ही दो। तो यहां पर वही चीजें दिखाती है, तो आप लोग भी बिल्कुल अच्छे से करना, इसमें बिल्कुल भी संकोच मत करना, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। तो चलिए आते हैं, यहां पर हमारे क्वेश्चनों के आंसर हो गए, हमें जो क्वेश्चन दिए थे वो हो गए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा यहां जो ग्राफ है वो भी हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर दिया है, किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरे दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? ठीक है ना, और खेलों को देखने से अधिक पसंद किया जाता है या उन्हें भाग लेना? ये तीनों क्वेश्चन के उत्तर तो हम लोग जब देंगे कि जब सबसे पहले हम अपना दोहरा दंड आलेख बनाएंगे, और दोहरा दंड आलेख के में यहां पर पसंदीदा खेल है, तो पसंदीदा खेल में एक तो देखने वाले और एक भाग लेने वाले हैं। तो देखिए यहां पर पसंदीदा खेल में जो देखने वाले हैं वो मेरे को थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। वैसे उत्तर का इसका उत्तर तो हम यूं ही दे सकते हैं देखने पर ही, कि भाई क्या दिख रहा है? उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख बताइए, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इस निष्कर्ष ये निकालते हैं, निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई देखने वाले जो हैं वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं खेल देखना, ना कि खेलना, ना कि भाग लेना। देखो कितने लोग हैं क्रिकेट में भी, इसमें सब लोग ज्यादा ही हैं। तो हम इस दंड आलेख से निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई लोग भाग लेने से ज्यादा खेल देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय? अलग ही दिख रहा है, क्रिकेट अधिक लोकप्रिय। खेल को देखना अधिक पसंद किया जाता है कि उनमें भाग लेना? तो भाई खेल को देखना अधिक पसंद किया जाता है भाग लेने से। अच्छा, क्लियरली दिख रहा है। तो चलिए आते हैं अपने दोहरे दंड आलेख पे बिना देरी किए हुए, और एक दोहरा दंड आलेख फटाफट यहां पर बना लेते हैं। चलिए आते हैं। तो दोहरा दंड आलेख के लिए हम क्या करेंगे? दोहरे दंड आलेख के लिए वही x और y बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारी y, टेढ़े बन गई y। चलिए ये हमने बनाया, ये y और ये है x। बोर्ड पे थोड़ी सी ऐसी बनेगी, आप लोग थोड़ा काम चला लेना। ये है y, ठीक है ना। अब देखिए ये है x और y, है ना। यहां पर हम बात कर रहे हैं खेल खेलने वाले और देखने वाले, है ना, भाग लेने वाले और देखने वाले, भाग लेने वाले और देखने वाले, देखने वाले, ठीक है। ये यहां पे ये लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे? खेल। चलिए सबसे पहले स्केल चुनने की बात आती है। अब स्केल जो चुनना है वो देखिए, यहां पर हमारी जो स्केल जा रही है वो 1240 तक जा रही है। तो हम यहां पर जो लिखेंगे वो एक इकाई जो लिखूंगा वो 100 देखने वाले और भाग लेने वालों की संख्या के लिए मैं लिखूंगा। तो वही 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसी जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300। ये रहा हमारा स्केल, ठीक है ना। अब दोहरा दंड आलेख बनाना है, तो चलिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी क्रिकेट। क्रिकेट है 1240, ठीक है ना, क्रिकेट है 1240। चलिए सबसे पहले यहां लिख लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के बाद आता है फुटबॉल, बास्केटबॉल,
बास्केटबॉल, यहां लिखेंगे तैरना, तैरना के बाद यहां लिखेंगे हॉकी और खेलकूद, हॉकी और खेलकूद, हॉकी और खेलकूद, ये हो गया। चलिए अब बनाते हैं क्रिकेट। 1240 है, क्रिकेट कितना है 1240, तो 1240 जो रहेगा ये 1200 और 1250, तो 1250 थोड़ा सा नीचे रहेगा 1240। चलिए बना लेते हैं, ये रहा 1240 का, 1240 का, ठीक है ना। 1240 के बाद मैं एक काम करता हूं, दोहरा डंडा आलेख भी साथ में ही बना लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद ये 620 था, 620 मतलब ये था 650, 650 से थोड़ा सा नीचे रहेगा 620, ये 620 इधर रहेगा, ठीक है। और इसको आप कलरफुल कर दीजिए अब थोड़ा सा अलग अलग कलर से। तो यहां पर मैंने इसको कर दिया जैसे येलो से कर दिया, ये येलो से कर दिया। मैं हर ग्राफ को इसलिए आपको बार बार करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी अपने ग्राफ को बहुत अच्छे से करें और बढ़िया तरीके से करें, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह की कोई वो नहीं करें। अब इसमें हर ग्राफ इसी कलर से बनाएंगे क्योंकि हम ये बताएंगे कि भाई हमारा जो ग्राफ है जो येलो बता रहा है वो कौन सा बता रहा है, वो जो उनसे भाग लेने वाले और देखने वाले जो उनसी भी संख्या हो वो बता रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्या, अब आते हैं हम बात करते हैं हमारा बास्केटबॉल है 470 और 320, 470 और 320। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं 1240, 1240 और यहां लिख लेते हैं कितना 700, 720, ठीक है। अब इसको भी लिखना है 600, 620, सॉरी 620 था ये, 620, 620, ठीक है ना, ये 620 था, है ना। अब उसके बाद क्या है 470, 470 बास्केटबॉल है 470। देखिए ये है 450, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा 470। तो चलिए ये रहा, ठीक है। और इसका जो भाग लेने वालों की संख्या है वो है 320, तो 320 मतलब ये 350, इससे थोड़ा सा नीचे 320। चलिए तो इसको भी हम जरा कर देते हैं, यह है येलो, यह है येलो, और हम जो ग्रीन कर रहे हैं वो अलग कलर से, ये है ग्रीन। तो यहां में एक कलर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई अभी मेरे को बताना पड़ेगा ना कि भाई दोहरा दंड आलेख है तो एक आलेख क्या बता रहा है, दूसरा आलेख क्या बता रहा है, वो इसलिए, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा 470 और 320, 470, 470 और 320, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट बनाना है 510 और 320, तैरना, 510 तैरना है, 510 ये रहा 550, 510, 500 से थोड़ा सा ऊपर, यहां 500 से थोड़ा सा ऊपर, 500 से जस्ट ऊपर 510, ये रहा, ये मेरा 510, 510 और क्या लेना है 320, ये भी 320 है तो 320 जस्ट इसके बगल में ही रहेगा, बिल्कुल ऐसी की ऐसी लाइन। चलिए ये बन गया, तो इसको भी कर देते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा येलो, और इसको बना देते हैं ग्रीन, ये हो जाएगा हमारा ग्रीन। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रीन। तो अब यहां पर अब आता है 430 और 250। अब इसको लिख देता हूं, ये कितना था, ये भी 320 था ना, तो इसको भी लिख देता हूं 320। इससे क्लियरली समझ में आ जाता है। अब जो हॉकी है, हॉकी क्या बन रहा है, चलिए हॉकी को और देख लेते हैं। हॉकी है हमारी 430 और 250, 430, 430 मतलब ये रहा 450, 450 से थोड़ा सा कम, तो ये हो जाएगा इधर, ये हॉकी 430 और 250, 250 मतलब जस्ट ये रहा 300 और 200 के बीच में, ये रहा 250। चलिए ये हो जाएगा हमारा 250।
ठीक है, इसको भी कर लेते हैं भाई कलर। तो ये हमारा येलो है और ग्रीन कलर कर देते हैं इस पे, ये है ग्रीन कलर। तो ये कितना है 250। एक लास्ट और बचा है जो है खेलकूद। तो खेलकूद जो है हमारा वो क्या है 250 और 105। तो 250 तो यहीं के यहीं है, 250 तो यहीं के यहीं है, ये रहा 250 और 105। तो 105 ये रहा और नीचे, ये रहा 105। तो इसको भी हम कर देते हैं। तो ये हमारा दोहरा दंड आलेख आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैंने किसको क्या लिया था, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं अच्छे से, ताकि क्लियरली हो जाएगी सब चीजें, ताकि किसको मैंने क्या दिया हुआ है ना। तो यहां पर मैंने जो ग्रीन कलर लिया है, जो ग्रीन कलर लिया है, जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर बता रहा है वो है, ग्रीन कलर जो बता रहा है वो है भाग लेने वालों की संख्या। ग्रीन कलर बता रहा है भाग लेने वालों की संख्या, भाग लेने वालों की संख्या। ठीक है, और जो येलो कलर बता रहा है वो देखने वालों की संख्या। जो येलो कलर है वो देखने वालों की संख्या है, ठीक है ना। तो यहां पर येलो कलर जो है वो देखने वालों की संख्या है। चलिए, ये है येलो, ये देखने वालों की संख्या है। देखने वालों की संख्या। तो यहां पर हमारा ये ग्राफ हो जाता है कंप्लीट और काफी अट्रैक्टिव बना है, बहुत अच्छा बना है। और यहां पर भी हम लिख देते हैं कि इन दोनों के कितने थे, ये था 250 और ये था 105। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर जो येलो वाले थे देखने वालों के जो दर्शक हैं वो ज्यादा हैं, दर्शक ज्यादा हैं और भाग लेने वाले हमेशा हर बार कम है, ठीक है ना। तो भाग लेने वाले हमेशा बार बार कम है। तो आपको क्या दिख रहा है इस ग्राफ से, इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसमें दिया था ना कि इस दंड आलेख से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हम लिखेंगे कि यहां पर कि देखने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या भाग लेने वालों से कम है, देखने वालों की संख्या भाग लेने वालों से ज्यादा है। क्या? भाग लेने वालों से ज्यादा है, भाग लेने वालों से ज्यादा है। अगला क्या दिया है क्वेश्चन, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। क्लियरली दिख रहा है, देख के बता सकते हो, क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो लिख दो भाई, सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिकेट, क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद क्या है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है कि उनमें भाग लेना। तो हम लिखेंगे खेलों को देखना, खेलों को देखना। तो यहां पर हमने सारे उत्तरों दिए, सारे उत्तर अपने ग्राफ में से देखकर दिए और सारे ग्राफ में से देखने के बाद यहां पर हमारे सारे उत्तर बहुत अच्छे से हो गए। ग्राफ भी देखिए मैंने बिल्कुल आप लोगों को लिए बहुत अच्छा बनाया है और हमारा यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ये जो ग्राफ था ये तो होता है खत्म और आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसके अंदर देख के कुछ चीज समझ में आ रही होगी, एक बार आप इसको पढ़िए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े को लीजिए और इन आंकड़ों को एक दोहरे दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं कि भाई दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक रहा, किसका कम रहा। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चित्र है वो आपको अपने जब
थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको ये मिल जाएगा, वहां पर इसका दिया हुआ है चित्र, उसी में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, अपनी सहूलियत के लिए दोनों अधिकतम और न्यूनतम के बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूं। उससे क्या होगा, डिफरेंस निकालने से ये होगा कि यहां पर जब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हमको उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए यहां पर दिख रहा है आपको टेम्परेचर, यहां पे माइनस करेंगे तो यहां पे 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहां पे माइनस करेंगे तो यहां पे 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहां पे माइनस करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 8 में से 1 गया तो यहां पे 28 है और 21 है, तो 28 में से 21 तो यहां पे 7 हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहां पे 36 और यहां पे भी 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 36 और 27 को करेंगे, यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 39 और 29 को करेंगे, 39 और 29 यहां पे भी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 41 और 26 को करूंगा मैं तो यहां पे कितना बचेगा 5 और यहां बचेगा 1, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहां पर। और इन दोनों का करूंगा तो 32 और 27, 32 और 27 तो ये हो जाएगा कितना 5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन के आंसर तो हम अभी बाद में देंगे, यहां पर मैंने दोनों के तापमानों के मैंने क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया है दोनों के तापमानों का। अब हम जब भी हम इसके बारे में क्वेश्चन बताएंगे तो हम इसके आंसर्स दे सकते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले आती है क्या, इसका इनके ग्राफ पे, मतलब मुझे अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमानों के लिए क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए आते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहां पर हमारा y अक्ष और ये है हमारा x अक्ष, ये x है और ये y है। ठीक है ना, अब यहां पर हम तापमान बताएंगे, यहां पर हम बताएंगे तापमान और यहां पर बताएंगे शहर। ठीक है ना, ये तापमान और ये शहर। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर सबसे पहली बार आती है स्केल चुनने की, तो यहां पर जो है यहां पर जब स्केल चुनेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ज्यादातर कितना है 50 तक हम इसको ले सकते हैं। तो मतलब यहां पर मैं एक इकाई 10 को ले लूंगा, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तापमान सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया और यहां पे शहर। चलिए पहला क्या है, पहला है हमारा अहमदाबाद, पहला है अहमदाबाद। अहमदाबाद हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया अमृतसर, अमृतसर। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया बेंगलुरु, बेंगलुरु। चौथा हो गया, चौथा हो गया चेन्नई, चेन्नई। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया दिल्ली, जयपुर, जम्मू, दिल्ली, जयपुर, जम्मू। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई, ये हो गया मुंबई। चलिए ये मैंने सारा लिख लिया। अब मेरे को केवल, अब मैं एक साथ दोनों दोहरे बनाते जाऊंगा, अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए। ठीक है ना, तो मेरा अधिकतम है 38 और न्यूनतम है 29। तो 38 ये रहा अधिकतम 38, तो 30 और ये बीच में 35, तो मुझे क्या लेना है 38। तो 38 मेरा इससे ऊपर जाएगा, तो ये रहा 38, तो यहां पे 38 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है 29 डिग्री सेल्सियस। तो 29, तो 29 किधर आएगा 30 से जस्ट इधर, ये है 25, ये जस्ट इसके नीचे,
यहां आएगा 29। ठीक है ना। अभी मैं इसको नहीं रंग कर रहा हूं, वो बाद में करेंगे, है ना। ये दोनों दोहरे ग्राफ है। अमृतसर में जो अधिकतम था वो 27 था और न्यूनतम था 26। तो 37 मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे। ये रहा 37 और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है 26। ठीक है ना, न्यूनतम है 26। तो 26 इधर आएगा, 26 इधर, 25 है इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, ऊपर, एक ऊपर, तो इधर आएगा 26 सेल्सियस। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेंगलुरु। बेंगलुरु 28 और 21, तो 28 और 21, तो 28 जो है वो 29 के थोड़ा सा बीच में, मतलब 28 किधर आएगा, ये रहा 25, 26, 27, 28, तो ये इधर आएगा बेंगलोर, 26 से थोड़ा सा ऊपर, ये रहा कितना है 28। ठीक है। चेन्नई थोड़ा सा आप इधर ले लीजिए, चेन्नई, अरे चेन्नई को मैं इधर लेना चाह रहा हूं। ठीक है। और उसके बाद इसका जो अधिकतम, न्यूनतम कितना है बेंगलुरु का, 21 मतलब 20 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 21, ये रहा, ये ठीक है, ये 21 है। अब आ रहा है हमारा चेन्नई। चेन्नई का कितना है, चेन्नई का है 36 और 27, 36 ये रहा, 35 के जस्ट ऊपर 36, तो चलिए 36 ये रहा चेन्नई का, 36। ठीक है ना, 36। और न्यूनतम कितना है इसका 27, तो 27 कहीं बना है क्या, 26 के थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये रहा 27। दिल्ली ये रहा आपका। ठीक है ना, ये रहा, ये चेन्नई का है। थोड़े से वर्ड मेरे ऐसे जा रहे हैं पर ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चेन्नई का कितना है, ये कितना है, आराम से समझ में आ रहा है। बेंगलोर का ये रहा, है ना, और चेन्नई का। अब आता है दिल्ली, तो कितना है ये 20, चेन्नई का कितना है 27, तो 27। जब आप इसको कॉपी में करोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा हमारा ये जो है लाइन जो है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं ताकि इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। दिल्ली जो है इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, दिल्ली, दिल्ली के बाद है जयपुर, जम्मू, मुंबई, जयपुर, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ठीक है, ये रहा, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा ठीक बने। चलिए अब क्या आता है दिल्ली। दिल्ली में कितना है, दिल्ली में है 38 और 28, 38 और 28, तो 38 हमारा था, ये रहा 38, तो इससे बिल्कुल मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता यहां पर बनेगा ये दिल्ली में 38 और 28, 28 अभी था हमारे पास, ये रहा 28, तो ये रहा 28। ठीक है। अब आया जयपुर। जयपुर कितना है, जयपुर है हमारा 39 और 29, 39 और 29। देखिए 39 जो है 38 ये था, तो इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 39। ठीक है, ये हो जाएगा 39, 39, 39 एंड 29, 29 कितना था 29, 29, 20, ये रहा 29, तो इससे जस्ट मिलता जुलता 29 हो जाएगा। देखिए ये वाली सीध से सीधे हम आते जाएंगे तो ये 29 हो जाएगा। अभी मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, लेकिन जब आप उसको कॉपी पे बनाएंगे तो काफी अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव बनेगा, मानिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे है हमारा जम्मू। जम्मू है 41, 26, 41 यहां पर, 39 के थोड़ा सा ऊपर। अगर मैं 39 के थोड़े से ऊपर ले लूंगा तो ये 41 आ जाएगा, 41, और इसका न्यूनतम कितना है
26, तो 26 ये रहा 26, तो 26 की लाइन में आ जाओ, ये रहा 26। मुंबई, मुंबई, मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में हमारा जो टेम्परेचर है वो गया है हमारा 32, 27, 32 किधर था, 32 अभी बना नहीं है, तो ये रहा 32 ये यहाँ आएगा, तो 32, तो ये रहा 32, और 27, तो 27 ये रहा, तो 27 इधर करते हुए आप बिल्कुल चले जाइए 32, 27, तो ये रहा 27, ठीक है ना। ये रहे, अब हमारे ये सारे ग्राफ बन गए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ यहां पर करता हूं, तो यहां पे थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा। ये हमारा रेड वाला है, ये रेड वाले हैं जितने, ये हमारा अधिकतम वाले हैं, ठीक है। ये रेड वाले जितने भी हैं वो अधिकतम वाले हैं। यहां पर भी मैं कर देता हूं ये रेड वाले, ठीक है। इसको मैं हर बार हर ग्राफ को इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग भी अपने एग्जाम में इस तरह का परफॉर्म करें ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो यहाँ पर मैं सारे ग्राफ जो हैं वो आपको जो अधिकतम है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये जो रेड बता रहा है वो अधिकतम बता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी कलर लूं वो न्यूनतम बताएगा, तो ये अधिकतम है सारे। ये अधिकतम है, ठीक है। अब न्यूनतम के लिए मैं यूज कर लेता हूं कलर, न्यूनतम के लिए ये कर लेता हूं ब्लू, तो ये बताएगा न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम के लिए ये बन गया भाई न्यूनतम, ये रहा न्यूनतम, तो ये सारे हमारे जो ग्राफ है वो अधिकतम और न्यूनतम के बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं ताकि ये क्लियरली भी समझ में आ जाए कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कौन कौन से ग्राफ क्या क्या बता रहा है, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, तो ये हमारे पूरे ग्राफ हो गए अधिकतम और न्यूनतम के। यहां पर अब हमारा पूरा ग्राफ हो जाता है तैयार और यहां पर पूरा अधिकतम और न्यूनतम सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली पता पड़ रही है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया था पहला, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है ना। दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर सबसे ज्यादा अंतर आपको किसका दिख रहा है, जम्मू में, है ना। तो हम लिखेंगे जम्मू, जम्मू में अधिकतम तापमान कितना है, जम्मू में अधिकतम है 41 और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है हमारा, न्यूनतम है 26, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 15 का। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपका जम्मू में है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जम्मू। दूसरा क्या दिया हुआ है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। अब देखिए सबसे गर्म आपको कौन सा है, सबसे गर्म आपको कौन सा लग रहा है, जम्मू, तो जम्मू ही क्या है यहां पर सबसे गर्म, ठीक है। सबसे गर्म, सबसे गर्म जम्मू, और सबसे ठंडा है ना, सबसे ठंडा कौन सा है, तो सबसे ठंडा है आपका बेंगलुरु। देखो सबसे अंदर सबसे ठंडा है आपका बेंगलुरु, तो सबसे ठंडा
सबसे ठंडा बेंगलुरु। ठीक है ना, हमसे पूछा था कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो सबसे देखो, सबसे न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर यहां पर आपको 15, यही ऐसा है जो आपको दिखा था, तो हम लिखेंगे जम्मू। दूसरा क्या है, कौन सा नगर है सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है, तो सबसे गर्म है जम्मू और सबसे ठंडा है बेंगलुरु। तो यहां पर हमारे ये दो क्वेश्चन जो दिए थे वो तो हो गए कंप्लीट। ठीक है ना, तो अब मैं इन क्वेश्चनों को मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर मुझे आगे जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऐसे दो नगर के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। मतलब मुझे दो ऐसे मतलब नगर के नाम बताना है कि जिनमें एक का अधिकतम तापमान है ना दूसरे के न्यूनतम तापमान से भी कम था। तो देखो आपको क्या लग रहा है, ये है जम्मू, ये बेंगलोर का अधिकतम तापमान कितना है 28। तो दूसरा अहमदाबाद और जयपुर के तापमानों से न्यूनतम तापमानों से भी कम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बेंगलोर अहमदाबाद। यहां पे लिखेंगे हम लोग, जो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वो लिखेंगे बेंगलोर, या ऐसा लिख लीजिए आप लोग अमृतसर, अहमदाबाद और जयपुर। हम लिखेंगे इसमें अहमदाबाद और जयपुर। ठीक है, देखिए क्योंकि ये जो बेंगलुरु का तापमान है वो 28 है, अधिकतम 28 है, पर इन दोनों के न्यूनतम तापमान, इसका न्यूनतम तापमान 29 है और ये भी 29 है। तो मतलब हमें क्या बोला था, हमें बोला था ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो हमारे पास जो है बेंगलोर, तो हम लिखेंगे बेंगलोर अहमदाबाद और बेंगलोर और जयपुर। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इन दोनों के साथ बेंगलोर भी ऐड कर सकते हो, मतलब बेंगलोर अहमदाबाद, बेंगलोर और जयपुर, यहां पर यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम किस में आया है, सबसे कम आया मुंबई 5 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मुंबई। यह है मुंबई। तो यहां हमारे हो जाते हैं, हमारा 3.3 जो मतलब प्रश्नावली है वो हो जाती है खत्म। और यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो हमने किस तरह से बनाया वो भी आपको पूरा दिखाए। चाहे तो आप अपने ग्राफ में से भी आंसर देख सकते हो, चाहे तो आप अपने आगे के टेबल में से भी देख सकते हो। यह है आपका ग्राफ और उसके बाद यह है उसके क्वेश्चन आंसर जो कि हमने पूरे दिए। और इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली है वो हो जाती है खत्म। और उसके बाद बस अब हमारे सामने एक ही एक्सरसाइज बची है हमारे अध्याय 3 की 3.4, तो वो भी आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। तो बस बने रहिए। बने कहां रहना है आपको, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।